नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समान नागरिक संहिता के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आपके CGPSC निबंध में भी आ सकता है और बाकी पेपर 7 या पेपर 6 के भी किसी भी भाग में ये आ सकता है। इसके अलावा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था देश का और अभी भी अगले जब तक ये लागू नहीं होगा या होगा उसके बाद भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। समान नागरिक संहिता आप ऐसे समझिए कि कानून दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल कानून, जिसको बोलते हैं फौजदारी कानून। जैसे अगर आप अगर चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, इसमें आपके ऊपर जो कानून होता है वो क्रिमिनल कानून लागू होता है और उसमें धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म के हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपको एक प्रकार की सज़ा मिलेगी। लेकिन दूसरे कानून होते हैं जिनको बोलते हैं सिविल कानून या दीवानी कानून। उसमें जनरली विवाह हो गया, तलाक हो गया, इसके अलावा जो उत्तराधिकार हो गया, संपत्ति मिलना हो गया, इससे रिलेटेड कानून आते हैं और ये हर धर्म के अलग अलग हैं। हिंदू के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, क्रिश्चियन के अलग हैं। तो इसी को एक बात हो रही कि अगर एक देश है तो ये कानून भी एक होने चाहिए। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं, आगे की राह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले आए, आप केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किए, राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए, इसके अलावा संविधान सभा में क्या डिबेट हुई। ऐसी जो मेन चीज़ें हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे या आप निबंध में लिखेंगे भी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अगर आप बताइए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे देश के लिए एक समान कानून से है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामले जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि में लागू होता है। ये संविधान का जो नीति निर्देशक है उसके अनुच्छेद 44 में लिखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि भारत राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन नीति निर्देशक में इसलिए ऐसा है कि ये अनिवार्य नहीं है, मतलब करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास करना है, ऐसा है। कुछ लोग ये अपन इंट्रो में लिख सकते हैं कि UGC को समान नागरिक संहिता को कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय अखंडता मतलब देश को एकता, अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है। इससे अखंडता भी बढ़ेगी देश की और लैंगिक न्याय भी आएगा, महिलाओं को समानता मिलेगी। लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसलिए इसका विरोध करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें और इसकी ज़रूरत क्या है ये समझें, तो पहली ज़रूरत तो ये है कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वो इसी बिहाव पे लड़ा गया कि हम धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे और सभी को समान मानेंगे। मतलब हम ये चाहते थे कि एक समान कानून लागू हो बिना किसी धार्मिक आधार के, मतलब बिना धर्म के आधार पे भेदभाव किए सभी के लिए एक कानून हो। दूसरा बोलते हैं कॉलोनियल लिगेसी, मतलब अंग्रेज तो चाहते ही थे ना कि भारत को बांटें और राज करें, तो वो अलग अलग कानून बनाए जिससे हम बट के रहें। लेकिन अब क्योंकि अंग्रेज चल दिए हैं तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हमको एक कानून बनाना चाहिए। और तीसरा संविधान का डायरेक्शन भी है, जैसे हम पढ़े कि अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रयास किए गए। आपको मैं छोटी सी एक दो कहानियाँ बताता हूँ जिससे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ पाएंगे। राजस्थान में एक कम्युनिटी रहती है जिसको बोलते हैं मीणा। ये वहाँ की अनुसूचित जनजाति में आती है। वहाँ का एक केस आया दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें पति पत्नी को तलाक देना चाह रहा था, लेकिन पत्नी मना कर रही थी। पति ये बोला कि क्योंकि मैं हिंदू कोर्ट बिल के हिसाब से शादी किया हूँ, हिंदू रीति रिवाज से शादी किया हूँ और हिंदू रीति रिवाज में तलाक देना जायज़ है। लेकिन पत्नी बोली कि क्योंकि हम लोग मीणा समुदाय से आते हैं और मीणा समुदाय अनुसूचित जनजाति का है और उनके अपने अलग अधिकार हैं और उस अधिकार के अंतर्गत तलाक देना जायज़ नहीं है। कोर्ट दोनों पक्षों को सुना और सरकार को ये निर्देश दिया कि भाई आप एक समान कानून लेके आइए ना। एक और केस हुआ शाह बानो केस। शाह बानो इंदौर की एक महिला बुजुर्ग थी 60 साल की। उनका केस आता है सुप्रीम कोर्ट में 84-85 में और शाह बानो को उनका पति तलाक दे दिया था, ट्रिपल तलाक। अब शाह बानो 60 साल की थी, उनके 5 बच्चे थे। वो चाह रही थी कि उनका पति उनको गुजारा भत्ता दे। हमारे मतलब धारा भी है IPC या CRPC की 125, आगे हम देखेंगे, उसमें यह भी है कि गुजारा भत्ता का अधिकार है महिलाओं को। तो जो पति है वो बोला कि क्योंकि हम मुस्लिम अधिनियम के हिसाब से शादी की है और उसमें कोई गुजारा भत्ता का प्रावधान नहीं है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट बोला कि आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और बाकी लोग गुस्सा आ गए कि ये तो हमारे धर्म से छेड़छाड़ है
और तत्कालीन सरकार जो थी राजीव गांधी जी की, वो नया कानून लाई कि नहीं, मुस्लिम को गुजारा भत्ता देना ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको ये कहानी समझ के ये समझ में आया होगा कि भाई एक भारत में अलग अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग कानून है, पारसियों के लिए अलग कानून है, और वो एक सभी कानून एक होना चाहिए। उसके लिए जो कदम है, एक तो केंद्र सरकार ने उठाया है, दूसरा राज्य सरकार ने उठाया है, तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं। पहले हम केंद्र सरकार के कदम देखते हैं। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 आया, जिसके आधार पे विवाह का धर्मनिरपेक्ष विकल्प प्रदान करने की बात की गई। धर्मनिरपेक्ष मतलब आप किसी भी धर्म, किसी भी आस्था के हो, आप एक सिविल विवाह कर सकते हो। फिर हिंदू कोड बिल आए, इसमें 4 अधिनियम है। एक तो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 56, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 56। ये कोड बिल ये हैं कि हिंदुओं के जो भी नियम कानून थे उनको एक साथ कोडिफाई किया गया। इसी में महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे उत्तराधिकार के। और हिंदू शब्द में यहाँ सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। राज्य की अगर हम बात करें तो भारत में गोवा पहला राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा, जब पुर्तगाली लोग गोवा पे राज्य करते थे, 67 में उन्होंने समान नागरिक संहिता जारी की। फिर 61 में हम गोवा को अपने में मिला लिए और वहाँ पे समान नागरिक संहिता अभी भी जारी है। उत्तराखंड हाल ही में लागू किया है, 2024 में विधेयक पारित किया गया है। और विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि जैसे मामलों में समान कानून का प्रावधान किया गया। तो भारत में 2 राज्य हैं जहाँ ये लागू है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत देश में ये अभी भी दूर का सपना है, और जो भी विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, वो अपने पर्सनल कानूनों से ही नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कानून कौन से हैं? तो हिंदू विवाह अधिनियम 55 है, फिर पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 36 है जो पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए ईसाई विवाह अधिनियम 72 है, और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 37 है। अगला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है यूसीसी के, फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा है कि इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब समानता आएगी। इससे क्या है, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, कोडिफिकेशन होगा कि भाई अभी क्या है, अलग अलग कोड है ना, हिंदू कोड, मुस्लिम कोड, ईसाई कोड, पारसी कोड, तो एक कोड हो जाएगा। जैसे क्रिमिनल कानून का एक ही कोड है, एक ही किताब है, तो वैसे सिंगल और कम्प्रहेंसिव कोडिफिकेशन होगा, और इससे समानता आएगी, खासकर जेंडर इक्वालिटी की, महिलाओं को समानता दी जाएगी। फिर आपको पता होगा कि इसके लिए संविधान सभा में भी बहस हुई थी। तो इसमें 2 गुट बन गए थे, कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे और कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। तो इसका समर्थन संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी ने किया था। उन्होंने तर्क दिए, एक तो समानता और न्याय, कि इससे समानता आएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि इससे धर्मनिरपेक्षता आएगी, और तीसरा उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। विपक्ष में तर्क देने वालों में थे नजीरुद्दीन अहमद और मोहम्मद इस्माइल खान। ये बोले कि इससे, क्योंकि सभी धार्मिक स्वायत्तता को खतरा है, सभी धर्मों के अपने कानून हैं, स्वायत्त हैं वो, आप कोड बिल ले आओगे तो उनकी स्वायत्तता हो जाएगी खत्म। दूसरा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, भारत में जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वो विविध हैं, उसको आप बाधित करोगे। और तीसरा बोले कि इससे अशांति भी आ सकती है समाज में। अभी अभी ये 47-48 की बात है, जब धर्म के आधार पे खून खराबा हुआ था। वो बोले कि अगर आप धर्म पे वो करोगे, हस्तक्षेप करोगे, तो समाज में फिर से अशांति आ जाएगी, और इसीलिए सहमति नहीं बन पाई, और इसे 44वें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया। उच्चतम न्यायालय के फैसले अगर हम देखें तो पहला तो वही है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, जिसको अभी हम देखें कि यही भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आपको वो देना पड़ता है, गुजारा भत्ता। तो कोर्ट बोली कि आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। दूसरा केस था सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1955 में। इसमें क्या था कि एक हिंदू पति था जो इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो चाह रहा था अब मैं इस्लाम कर लिया तो अब मैं शादी कर सकता हूँ। तो ये कहा गया कोर्ट ने कि भाई तुम हिंदू धर्म से किए थे पहली शादी, तो पहली शादी को ख़त्म करो, उसके बाद ही तुम दूसरा विवाह कर सकते हो। तीसरा केस आया सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में, जिसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। चौथा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 में, जिसमें 497 जो धारा है व्याभिचार से संबंधित, उसको ख़त्म किया गया। और पांचवा केस है इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, जिसमें जो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश प्रतिबंध था उसको ख़त्म किया गया। तो ये
लैंडमार्क केस हैं और सभी में सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि भाई तुम मतलब ऐसा काम करो कि समान सिविल संहिता है, इससे हमको बहुत दिक्कत हो रही। फिर विधि आयोग है, 21वां विधि आयोग बना, अध्यक्ष थे इसके न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान जी। इन्होंने बोला कि अभी समान सिविल संहिता ना तो आवश्यक है ना ही वांछनीय है। मतलब बोले अभी जरूरी भी नहीं है, वांछनीय भी नहीं है। मतलब अभी आप सभी धर्मों के अंतर्गत न्याय और समानता सुनिश्चित करिए और पारिवारिक कानूनों में संशोधन कीजिए। मतलब सबको एक मत लाइए, अलग अलग कर दो ना। मुस्लिम कोड में जो दिक्कत है वहाँ से ठीक कर दो, ईसाई में जो दिक्कत है वहाँ ठीक कर दो, हिंदू में जो दिक्कत है उसकी ठीक कर दो। फिर 22वां विधि आयोग बना जिसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। वो अभी जनता से, सिविल सोसाइटी से, विभिन्न वर्गों से उनकी राय मांगे हैं। बोले कि आप अपनी अपनी राय दीजिए, उसके आधार पे हम अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये विधि आयोग का है। अगली चीज़ है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है। सबसे पहला फ़ायदा आप समझे ही गए होंगे कि इक्वालिटी आएगी। मतलब समाज में आप किसी भी संस्कृति के हो, जाति के हो, धर्म के हो, आपको समान माना जाएगा, सभी नागरिक बराबर होंगे। दूसरा जो लीगल सिस्टम है वो सिंप्लीफाई होगा। अभी बहुत दिक्कत है ना, इसी के कारण केस भी बहुत बढ़ रहे हैं कि भाई हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, पारसियों का अलग है। कम्प्लेक्सिटी आ गई। अब हिंदू मुस्लिम शादी कर लिए तो और दिक्कत, मुस्लिम ईसाई कर लिया और दिक्कत, ईसाई पारसी कर लिया और दिक्कत, और कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई होगा। तीसरा जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होगी। इससे एक देश होगा, एक कानून होगा तो यूनिटी बढ़ेगी। और जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, मतलब जो जैसे महिलाएं हो गई, जो समाज के वंचित लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। जो समाज में क्या बोलेंगे मार्जिनलाइज्ड हैं, जो मार्जिन में है, जो हाशिए पे पड़े लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटी, महिलाएं, इनको फ़ायदा होगा। और क्या क्या तर्क हैं। पहला अगर हम पॉइंट में लिखें तो कानूनी प्रणाली का सरलीकरण होगा। अभी क्या है, अलग अलग कानून है, एक साथ बन जाएंगे तो सरल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है समानता को बढ़ावा मिलेगा। मतलब आप किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, आपको समान माना जाएगा। तीसरा, इससे राष्ट्रीय एकता आएगी और धर्मनिरपेक्षता बढ़ेगी। धर्मनिरपेक्षता तो आप समझ रहे हैं कि सभी को धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता मतलब देश एक होगा एक कानून से। चौथा पॉइंट है, इससे लैंगिक न्याय आएगा। मतलब अभी क्या है कि विभिन्न पर्सनल लॉज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण, सब में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलता। पितृसत्तात्मक है तो न्याय मिलेगा महिलाओं को। अगला पॉइंट है कि इससे आधुनिकीकरण को ना बढ़ावा मिलेगा। मतलब जो पुराने कानून है, धार्मिक कानून है, सदियों से चले आ रहे हैं, तो अब अभी तो आधुनिक हिसाब से काम होना चाहिए ना, तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है, भारत की जो वैश्विक छवि है उसमें फ़ायदा मिलेगा, उसमें सुधार होगा। क्योंकि ये समान नागरिक संहिता क्या है, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मानती है, जो प्रगतिशील और समावेशी हैं, मानवाधिकार के हिसाब से हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक प्रथाओं के हिसाब से होंगे कानून। तो इससे हमारी छवि सुधरेगी। इसके अलावा भारत की विशाल जनसंख्या आधार का प्रशासन सुविधाजनक होगा, अच्छे से प्रशासन कर पाएंगे, एक ही कानून होगा। इसके अलावा एकीकृत पर्सनल लॉ से समुदायों में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन परंपराओं के उन्मूलन में मदद मिलेगी। मतलब इससे क्या है कि आपकी जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो सब खत्म होंगी। और युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी हमारी जो 55% आबादी है वो 25 साल से कम की आयु की है। तो जो युवा आबादी है वो तो समानता की बात, मानवता की बात, आधुनिकता की बात इसकी करती है। तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मायने रखता है। अगली चीज़ है कि इसका भाई केवल पॉजिटिव तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो निगेटिव होगा। तो इसके कंसर्न और क्रिटिसिज्म क्या है। पहला है लेक ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस मतलब कि सभी लोग खुद से बोले ना कि हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक मत हो जाए सब लोग। तो ऐसा नहीं होता, ना तो सभी धार्मिक संप्रदाय, ना तो कल्चरल कम्युनिटी इस बात पे एक मत नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो हमारी विविधता है ना, इस पे खतरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक ही कानून सब पे फिट होगा। तो जो वुमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको लग रहा है, या जो छोटे धर्म है उनको लग रहा है कि हमारे अधिकार प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि हमारी जो धार्मिक आज़ादी जो संविधान में भी दी गई है उस पे भी इंटरफेरेंस होगा। पॉइंट में अगर हम देखें तो पहला वही है कि संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो उस पर उल्लंघन है। इसके अलावा भारत विविध है, उसके कारण कठिनाइयाँ होंगी व्यवहारिक। जैसे भारत में धर्म, संप्रदाय, जाति, राज्य में
खूब सारी विविधता है। तो विवाह, तलाक, ऐसे मुद्दों पे अगर आप एक कानून बनाएंगे तो दिक्कत होगी, ये कहा जा रहा है। फिर वही जो हम बात किए कि आम सहमति नहीं है, मतलब सभी लोग सहमत हो तब तो बना दें। अगला है कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ। कार्यान्वयन मतलब होता है कि अगर आप प्रारूप बना भी लिए तो उसको कैसे कोड बनाओगे, मतलब भाई कैसे बनाओगे। सभी का मान लीजिए अपोजिट है, तो आप फाइनल क्या करोगे, एक में विवाह इतना है, दूसरे में उतना है, तो आप क्या करोगे उसमें। तो इसको बनाने में भी दिक्कत है कि जिसको सभी माने। फिर सामाजिक अशांति का खतरा है, वो तो अपन देख ही लिए कि भाई फिर सांप्रदायिक विभाजन और होगा। और संघवाद को कमज़ोर करना, मतलब संघवाद में क्या होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य भी कानून बनाता है, लेकिन जैसे व्यक्तिगत मामले इनमें राज्य कानून बनाता है, लेकिन अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओगे तो फिर राज्यों का अधिकार का अतिक्रमण होगा, तो वो भी दिक्कत है। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता को भी खतरा है, मतलब अलग अलग रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं सब हैं, सब के अपनी पद्धतियां हैं, तो उसको खतरा है ना आप एक ले आओगे तो। और अगला है बहुसंख्यावाद का भय, मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जब आप यूनिफॉर्म करोगे ना तो जो बड़े संप्रदाय के लोग हैं उसके अंदर छोटे संप्रदाय वाले दब जाएंगे, मतलब अल्पसंख्यक हाशिए पे चले जाएंगे। बहुसंख्यक का कानून ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा, ऐसा इसके विरोधी बोलते हैं। लेकिन देखिए एक दो चीज़ आप लिख सकते हैं कि भाई आलोचना किसी की भी आप कर सकते हो। पहली आलोचना तो ये ठीक नहीं कि हमारे धर्म को दिक्कत है, भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सरकार को। अगर कोई भी चीज़ जो प्रोग्रेसिव है, अब पूरी दुनिया मान रही कि एक शादी सही है, अब आप अगर बोल रहे हैं कि 4 शादी हमारा धर्म है, तो वो गलत है ना। जो प्रोग्रेसिव चीज़ है उसके तरफ तो सबको आना चाहिए, लेकिन विकल्प ये भी है कि आप शुरू में पूरा एक मत कर दो, आप सभी के जो अलग अलग धर्म है उनमें हस्तक्षेप करो ना। और राज्य कर सकता है, ये कोई लॉजिक नहीं कि वो धर्म वाले बुरा मान जाएंगे, हिंदू बुरा मान जाएंगे, ईसाई बुरा मान जाएंगे। भाई जब अस्पृश्यता आप ख़त्म किए तो भी सोच सकते थे ना कि बुरा मान जाएंगे, वो सोच के तो फिर दिक्कत हो जाती ना। बुरा मानने की बात ही नहीं, जो अच्छी चीज़ है वो लागू करना ज़रूरी है। अगला है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसमें कहा गया है कि जो हारमनी आएगी, जो भी प्रैक्टिस हैं वो अच्छी होंगी, समाज में एकता आ सकती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इससे जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको दिक्कत आएगी। फिर चैलेंज क्या क्या है, एक तो जो भी आपके पर्सनल लॉ हैं उनमें डाइवर्सिटी, सब अलग अलग टाइप के हैं, अब उनको एक बनाना बहुत बड़ी दिक्कत है। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, मतलब हर मुद्दा भारत में राजनीतिक बन जाता है ना, फिर अलग राजनीति होने लगेगी। कंसेंसस नहीं है, एक मत नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता जैसे हम बोले, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात है अनुच्छेद 25 में, तो उसमें दिक्कत आएगी। ये चुनौतियाँ हैं। अगली चीज़ आप ये बता सकते हो कि इसके लिए इंटरनेशनल एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे नेपोलियन का फ्रांस, नेपोलियन कोड इन फ्रांस, जर्मन सिविल कोड, स्विस सिविल कोड, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये हम दिखा सकते हैं। अगर कंक्लूज़न की बात हम करें तो वही है कि आपको एक बैलेंस और इंक्लूसिव सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स समस्या है, ये ऐसी एक तरफा नहीं है। तो आपको जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी इससे प्रभावित होने वाले हैं, सभी से पूछना पड़ेगा, जिसकी एक मत बनेगा तभी आप ऐसे कोई फैसले उठा सकते हो और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ऐसी ज़रूरी थोड़ी है कि एक साथ आप बढ़ो। तो आगे की राह में पहला है हितधारकों के साथ चर्चा और विचार विमर्श करना है। जो भी हितधारक हैं, दार्शनिक नेता हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, समुदाय के प्रतिनिधि हैं, सभी को आप समायोजित करिए, सभी से उनके दृष्टिकोण सुनिए और सभी की बात सुनिए, नागरिकों से सुनिए। दूसरा है जन जागरूकता और शिक्षा, मतलब शिक्षा तो ज़रूरी है ना, मतलब जनता को तो आप बताइए कि भाई जैसे यही वीडियो आप जनता देखेगी तो जानेगी ना कि अच्छा ऐसी भी कोई बात है। तो आप जागरूकता लाइए, शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करिए जिससे एक आम सहमति बन पाए। तीसरा है समावेशिता, कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसा लाइए कि सभी का सम्मान हो, वो वाली बात मत हो कि एक धर्म के नीचे सभी धर्म दब जाएं, समावेशी हो। अगला है क्रमिक क्रियान्वयन, मतलब धीरे धीरे हो, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड कल से लागू हो जाएगा, आप धीरे धीरे लागू करिए, उससे भी ठीक हो पाएगा। अगला है कि निगरानी और मूल्यांकन भी करना है, जब आप लागू कर दो तो उसकी कार्यान्वयन की निगरानी करिए और समाज पे उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या सही क्या गलत है, उसका मूल्यांकन करिए, इससे वो सही होगा। और अगली चीज़ है राजनीतिक इच्छा शक्ति।
मतलब भाई आप नेता जो हैं, राजनेता जो हैं, जो प्रधानमंत्री रहेंगे उस समय, जो मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके अंदर एक नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए ना कि कोई भी चुनौती आएगी तो हम निपटेंगे, हमको लागू करना है या नहीं करना है या ऐसा करना है, तो वो भी ज़रूरी है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष में आप एक दो चीज़ लिख सकते हो। पहली चीज़ ये बता सकते हो कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सबको यूनिफॉर्म कर दो, आप ये भी कर सकते हो कि अलग अलग रिफॉर्म कर सकते हो सभी धर्मों में, फिर धीरे से यूनिफॉर्म कर दो। तो ये सब आप अपनी बात बता सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि भाई ये भी ज़रूरी नहीं कि हम सभी की बात मानें, जो गलत है उससे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना अच्छी चीज़ है। तो सार्वजनिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में भारत की यात्रा के लिए समान नागरिक संहिता जो है वो अनिवार्य है। कुछ कमियां हैं, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां हैं, लेकिन इससे लाभ मिलने की भी हमको ठीक ठाक संभावना है, क्योंकि इससे लैंगिक समानता आएगी, सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करने से लेकर कानूनी प्रक्रिया सरल बनेंगी, आधुनिकीकरण बढ़ेगा, उत्पीड़ितों की रक्षा होगी, राष्ट्रीय एकता होगी, एकजुटता होगी, ऐसा करके आप बता सकते हैं। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके डाउट हैं या और कोई भी जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट करिएगा। हम लोग वीडियो लगातार लाते रहेंगे। हमारे बाकी वीडियो भी आप चैनल में जाइएगा, वीडियो में बहुत सारे वीडियो हैं। आप लोग एक देखते हो फिर आपको लगता है बस यही वीडियो भैया का, तो बहुत सारे वीडियो हैं, वो आप बिल्कुल देखिएगा। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।